इवनिंग फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। वॉइस ऑफ मोतिहारी के पेज पे सभी को नमस्ते। हम लोग काफ़ी दिनों से विचार कर रहे थे। आप लोगों को मेरी तरफ आवाज़ आ रही, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, तो कंफर्म करें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो एडमिन पैनल का काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, बातचीत हो रही थी कि हम लोग कुछ इंटरैक्टिव, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी। ओके, पंखा बंद करना पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ दीपक जी? ओके, माउस साइड अभी भी आ रहा है क्या पंखा का आवाज़? अब तो आवाज़ आ रही होगी, क्लियर आ रही है आवाज़? अभिनव बताइए, आवाज़ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा आ रहा आवाज़। मेरा आवाज़ प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है केशव? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? फैन साउंड ही आ रहा है। पंखा बंद करना पड़ेगा, गर्मी बहुत है। एक सेकेंड। अभी आ रही है आवाज़ मेरी प्रॉपर? आ गया वॉइस क्लियर? तो आप सब लोग मुझे पहचानते हैं, मैक्सिमम लोग मुझे जानते होंगे। मैं मोतिहारी से हूँ, कुमार अमित नाम हुआ मेरा। और कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट, इन्होंने दीपक अग्रवाल ने डाला था एडमिन पैनल में, हमारे मित्र हैं, कि एक्सपर्ट हैं वो और काफ़ी बड़े पदाधिकारी हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आप लोगों का भाई हूँ और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ, आप ये समझ लो। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट अपने आप को बोल नहीं सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जिससे पूरा देश चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, उसका अपने आप को स्टूडेंट बोल सकते, एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। इंटरेस्ट है, अभी भी इसको पढ़ने का शौक़ रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो उससे संबंधित कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है कि हम लोगों ने प्लान किया था, मैंने दीपक ने, की एक सीरीज़ हम लोग चलाएंगे। और सीरीज़ में जो है कि पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अपने आप में काफ़ी एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है। तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कहाँ तक जाते हैं, कितना लोगों को इंटरेस्ट रहता है। मैं टिपिकली बिल्कुल से वैसे नहीं बताऊंगा, जैसे क्या बोलते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी बहुत सारे हैं इसमें, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग ये करेंगे कि इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। लॉ सब्जेक्ट सबको अच्छा नहीं लगता है, बट मेरा ये मानना है कि हम सभी को मालूम होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पूरा ये देश चल रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है और ऐसा क्या खास है कि ये पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडियाज़ स्टूडेंट्स जो होंगे वो खास करके लाभान्वित होंगे इससे। एस्से वगैरह में उनको मदद मिल सकता है, जीके वगैरह में भी उनको मदद मिलेगा। लेकिन इन जनरल मेरा ये मानना है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हों, आप बिजनेसमैन हों, आप टीचर हों, आप किसी भी प्रोफेशन में हों, आप इंजीनियर्स हों, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसा क्या है, क्या चीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। हर बात में संविधान का नाम लिया जाता है,
तो वो क्या है उसकी जैसा कि इस पे आया था आपके वॉइस ऑफ मोतिहारी के हम लोगों ने जो डाला था इस पे दीपक ने, उसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात होगी आज, प्रियम्बल की बात होगी। प्रियम्बल इज़ लाइक प्रीफेस, मतलब आप कोई भी किताब लेते हैं तो शुरू में एक पहले उस ऑथर के द्वारा या उनके बिहाफ पे किसी के द्वारा कुछ लिखा रहता है किताब के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसने उस किताब को लिखा है। तो हम लोग आज भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करेंगे, प्रस्तावना की बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, प्रियम्बल का क्या इम्पोर्टेंस है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के लाइट में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सभी जानते होंगे और हम लोगों ने सबने पढ़ा है स्कूल के टाइम में भी कि नेशन का क्या कंसेप्ट है, देश जिसे कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। एक तो सबसे अहम बात होती है कि आपकी एक कंट्री की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी होती है, मतलब एक आज़ाद राजनीतिक पहचान। 1947 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे भारतवर्ष को ये नसीब नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पहचान आइडेंटिटी जो है वो विश्व पटल पर स्थापित की गई। तो एक राष्ट्र के लिए पहले तो उसका इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना आवश्यक है, फिर एक डिफाइंड क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जिसके लिए अमूमन आप देखते हैं कि कंट्रीज़ के बीच लड़ाई चलती रहती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो वो एक निर्धारित क्षेत्र है, वो क्षेत्र के वो उस पर जो है उस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी का अपना इन्फोर्समेंट होना चाहिए। तो वो एक डिफाइंड जोग्राफिकल लोकेशन हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो अपना, और साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहर से जो आक्रमण होने वाले हैं जैसे कि बॉर्डर वगैरह पे, एज वेल एज इंटरनल ऑर्डर, अंदर के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर जितनी तरह की व्यवस्था हैं उन सबको करना, यही मुख्य रूप से एक नेशन का एक कंसेप्ट देता है कि नेशन के लिए 4 चीज़ें हैं: एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना, बेसिकली अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना, इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे आश्रित नहीं हो, और तीसरा जो है चौथा जो है वो डिफाइंड अपना एक जोग्राफिकल हम लोगों का एरिया हो। तो ये एक नेशन कंसेप्ट को देता है। उसके बाद नेशन का बेसिकली इस तरह का जो भी एक्टिविटी है, जो इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को मेंटेन करना है, ये सारा कुछ जो है ये पुलिस स्टेट का कंसेप्ट है। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं भी हैं, तो आप जानिए कि पुलिस स्टेट बेसिकली क्या है, पॉलिसिंग का काम करना, अंदर की व्यवस्था को ठीक रखना, सुदृढ़ रखना, और बाहर से होने वाले आक्रमण को रोकना। तो ये पुलिस स्टेट। लेकिन इसके अलावा क्या स्टेट का और भी कोई काम है, तो वहाँ पे बात आती है कि नहीं, स्टेट के और भी ऑब्लिगेशन है। केवल बाहर की लड़ाई आर्मी को वहाँ लगा देना और अंदर अपने यहाँ क्राइम कंट्रोल कर लेना ही काम नहीं है। हमारा स्टेट जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट है, मतलब जहाँ पे सामाजिक कार्य होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, आदमी इंसान जो बीमार हो रहे हैं उनको दवा दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्टेट के बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो हमारे यहाँ बहुत इनहिबिशंस है, बट इन यूरोपियन कंट्रीज़ यू विल फाइंड कि सोशल जो वहाँ सोशल वेलफेयर का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी अच्छा है। तो इसके पीछे कारण है एजुकेशन, जिसकी तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और वी आर होपफुल, हम लोग आशान्वित हैं कि फ्यूचर में चीज़ें और बदलेंगी और बेहतर होंगी, और हम लोग इसमें तब्दीली और सुधार देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि नेशन जो बना या सोशल वेलफेयर जो डिज़ायर्ड गोल रहता है किसी भी स्टेट का, जो डिज़ायर्ड गोल है किसी भी नेशन स्टेट का, वो ये है कि आप सोशल वेलफेयर मैक्सिमम किस तरीके से कर पाए।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ये एक बेसिक फाउंडेशन है, उसकी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, आपको संस्थाओं की ज़रूरत होती है जो आपके विकास के, सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को, जो स्टेट का काम है, जो देश का काम है, उसको पूरा करने के लिए आप जो हैं क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, संस्था बनाते हैं। इंस्टीट्यूशंस किस तरह के? पुलिस इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, न्यायालय एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस राज्य देश के अंदर, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, या ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कानून बनता है। इलेक्शन कमीशन इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जुडिशियरी इंस्टीट्यूशन है। तो ये डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मिल के आपके सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस चलेंगे कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो न्यायालय है, जो पुलिस है, जो पार्लियामेंट है, ये सब चलेंगी कैसे? इसको चलाने के लिए कुछ नियम को बनाना ज़रूरी है, उनको रेगुलेट करने के लिए कि कैसे चलेंगी। जैसे अगर नियम नहीं हो तो फिर जो मन मर्जी होगा लोग करेंगे, जो इस इंस्टीट्यूशंस के मालिक होंगे, जो इसके कर्ता धर्ता होंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के अंदर, जो जिनका काम सोशल वेलफेयर, अल्टीमेट डिजायर्ड गोल इज़ द सोशल वेलफेयर, उसके तरफ जो भी काम ये देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूशंस, उसको जो इंस्टीट्यूशंस को जो लोग चला रहे हैं वो एक दायरे में रहें, एक लिमिटेशन में रहें, एक सेट स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को फॉलो करें और इधर उधर नहीं करें, ताकि सही मायने में जिस योजना के तहत या जिस सोच के तहत इन इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को बनाया गया है वो अपने उद्देश्य को हासिल कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि एक फ्रेमवर्क दिया जाए, और वो फ्रेमवर्क का जो नाम होता है वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी को आप संविधान कहते हैं। सलाम तूफ़ान मलिक, सभी को सलाम मेरा, गुड इवनिंग। अभी आवाज़ आ रही है क्लियर तो बताइएगा। तो हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस मिलकर जो है स्टेट के सोशल वेलफेयर कंसेप्ट को फॉलो करता है, उसको क्रियान्वित करवाने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, ऑर्गन्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसको जो है रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम, कानून, नॉर्म्स बनना ज़रूरी है। तो वो नॉर्म्स ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रिटन फॉर्म में है हमारे यहाँ, इसलिए वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें वो नॉर्म्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से ये सारे इंस्टीट्यूशंस चलेंगे। बेसिकली समझिए थोड़ा सा और मैं डेलिब्रेट करूँगा इस पर कि लीगल सिस्टम जो होता है हमारा, जो लॉ कानून की बात होती है, वो दो तरीके की होती है बेसिकली। एक तो पब्लिक होती है, दूसरी प्राइवेट होती है। पब्लिक क्या होती है इसको समझिए, वो लॉ सिस्टम, वो लीगल सिस्टम, वो कानून जो देश और राज्य को बताता है, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, इनको बताता है कि भाई आपका आपस में क्या संबंध होगा, आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करेंगे, आपके क्या पावर्स होंगे, आपके क्या राइट्स होंगे, आपके क्या ड्यूटीज़ होंगे, ठीक है। और इनको पब्लिक लॉ भी कहा जाता है। और दूसरा होता है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ इज़ क्या कि जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने कोई चोरी कर दी, तो वो क्रिमिनल लॉ के तहत आएगा। या फिर कोई आपका ज़मीन का लफड़ा चल रहा है कहीं, तो वो सिविल लॉ के तहत आता है। तो वो एक प्राइवेट लॉ का दायरा हो गया, एक पब्लिक लॉ का दायरा हो। पब्लिक लॉ के दायरे में यह आ गया कि स्टेट्स कैसे बिहेव करेंगे, इंस्टीट्यूशंस जो उसके अंदर हैं स्टेट्स के अंदर, सेंटर के, स्टेट का मतलब मैं बार बार अगर स्टेट यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेट का कॉन्टेक्स्ट, स्टेट क्वेश्चंस बाद में लेंगे विकास, नहीं तो वो फ्लो टूट जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि स्टेट्स का मतलब यहाँ पर राज्य, सिर्फ राज्य मतलब बिहार राज्य से नहीं है, स्टेट्स का मतलब देश से भी है।
तो पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ पब्लिक लॉ। संविधान जो है वो आपका पब्लिक लॉ है, जो कि क्या करता है, बताता है कि इंस्टीट्यूशंस जो वेलफेयर स्टेट के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है, या राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है, उसके क्या नॉर्म्स और रेगुलेशंस होंगे, उनको चलाने वाली संस्थाओं के क्या नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सारी बातें होती है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे कि अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई तो इसमें जो है कि आपको ये समझ लीजिए मुख्य तौर पे 3 ऑर्गन है हमारे यहाँ मुख्य तौर पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का ये काम है कि जो कानून बन रहा है वो कानून के तहत काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं, काम इन द सेंस कि कानून सही बना है या नहीं बना है, इसकी जांच मुख्य तौर पे जुडिशरी को करना है। ये एक पॉलिटिकल साइंस में एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पर अलग अलग विंग का क्या क्या काम है वो उसमें निर्धारित किया गया है। तो बेसिकली जुडिशरी जो है वो आप कहिए कि एक तरह से प्रोटेक्टर है, और वो ये देखता है कि जो पार्लियामेंट ने या जो स्टेट लेजिस्लेचर ने, मतलब कि विधायिका ने जो कानून बनाया है, क्या वो कानून, वो लॉ जो हमारा फाउंडेशनल लॉ है, मतलब कि जो हमारा संविधान है, उसके दायरे में है या उसके दायरे से बाहर जा गए हैं, ये चेक करने का काम जो है बेसिकली जुडिशरी को है। इसमें आपको, हमको, एवं स्टेट्स के बीच, 2 राज्यों के बीच कोई मामला फंस जाए, जैसे बहुत सारे राज्यों के बीच है, इधर साउथ में आप चले जाएंगे, कावेरी नदी का जो जल का बंटवारा है, कावेरी, थैंक यू सुमित, कावेरी नदी में जो कावेरी नदी का जल का जो बंटवारा है 2 राज्यों के बीच, 2-3, उसमें 3 राज्य बेसिकली इन्वॉल्व हैं। अब मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, याद नहीं है, बट तमिलनाडु, कर्नाटका का इशू रहता है जनरली वहाँ पे, कि ये कितना पानी छोड़ेंगे, वो कितना पानी लेंगे टाइप से। तो ये सारा भी डिस्प्यूट, 2 राज्यों के बीच का भी डिस्प्यूट कौन डिसाइड करेगा? तो फाइनल इंटरप्रेटर, मतलब वो जो कानून को मुख्य तौर पे जो बाद में उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर की बात को, गूढ़ बात को निकालेंगे और फैक्ट और कानून के आधार पर डिसीजन लेंगे, जो काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी का परिकल्पना इसी लिहाज से किया गया, तो इस हिसाब से जुडिशरी का ये किया गया। और सबसे बड़ी बात, इन सबसे ऊपर हम लोग, जुडिशरी का मुख्य काम जो है वो ये देखिए कि सिटीजन जो रहने वाले बासिंदा हैं, यहाँ के लोग जो नागरिक हैं, उनके अधिकार की रक्षा की मुख्य तौर पे जिम्मेवारी, और राज्य की क्या ड्यूटी है, स्टेट्स की, स्टेट मतलब स्टेट जब मैं बोलता हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लिया जाए, तो इन लोगों की क्या जिम्मेवारी है, क्या ये अपने जिम्मेवारी को ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखने का, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट कि एज ए सिटीज़न आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, आगे का जब हम लोग इंटरेक्शन करेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह की भी बात करेंगे, तो मौलिक अधिकार जो होता है, भारत के नागरिक होने के कारण या एक मानव योनि में जन्म लेने के कारण आपके क्या क्या से मूलभूत अधिकार हैं, उनकी भी रक्षा, उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारे जुडिशियल विंग के ज़िम्मे सौंपी गई है। तो ये मोटा मोटी एक ये था। अब सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले इंडिया एज अ नेशन का कंसेप्ट उस तरह से डेवलप नहीं हुआ था। भारत एक राष्ट्र के रूप में
नहीं था। अब कहने के लिए हम लोग कहते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश कि आर्यावर्त और ये वो, लेकिन सब डिवाइडेड था, कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। एक एकत्रित रूप से राजनीतिक पहचान भारत का काफ़ी बाद में हुआ। 15 अगस्त एक तरह से कह लें कि आज़ादी के बाद हमें वो पहचान मिली। इससे काफ़ी पहले 1787 ईस्वी में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। 1867 ईस्वी में कनाडा ने अपना संविधान बना लिया था, और सन 1900 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना संविधान बना लिया। 1946 से लेकर 49 3 साल तक की गहन प्रक्रिया चली अपने यहाँ, और हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। खास बात ये है, थैंक यू फ्रेंड अमित रंजन, खास बात इसमें ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के, जो काफ़ी पहले हम लोगों के बनाने के 200 साल पहले बन चुके थे। तो हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल था कि हम उनसे कुछ सीख सके। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो हमारे उस समय हुक्मरान थे, कह लें आप, जिनके उपनिवेश के रूप में हम लोग थे, उनके यहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उनके यहाँ कन्वेंशन से चलता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट प्रोविजन, मतलब अलग अलग कानून में अलग अलग वो नियम लिखे गए हैं, और उन नियमों को जो कालांतर में बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, उनको एकत्रित करके और उसके हिसाब से वो लोग बताते हैं कि अभी किस नियम से चलेगा। तो उनके पास भी अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके के पास नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए उन लोगों ने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे संविधान पे, अपने संविधान पे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक खास बात ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब कोर्ट को भी मदद करता है। कोर्ट को अगर कोई निर्णय लेना है तो क्या नियम है, क्या प्रावधान है, उसको वो करने के लिए कोर्ट के पास रहता है वो चीज़, ठीक है। और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? संविधान अगर आप वैसे देखें तो एक महज किताब है। यहाँ भी पढ़ा हुआ है बहुत सारी बुक्स, एक बुक है कि किताब है, लेकिन नहीं, संविधान समय के हिसाब से, और ये एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट मैं बोलता हूँ इसको। मैं क्या, बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं, उनसे मैंने जाना है कि ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, जो देश की ज़रूरत के हिसाब से इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। यही कारण है कि तकरीबन 300 अमेंडमेंट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखित संविधान का ये एक फ़ायदा है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं। कोर्ट के पास वो इन राइटिंग फॉर्म में है, तो वो उनको डेसिफर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उनके पास बहुत ही उनके लिए आसानी होती है। अब कहेंगे हम थोड़ा सा और जाएंगे इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान और संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुमित शशांक इज देयर, अब बताएगा सही गलत जो भी होगा देख लेना भाई। मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इस संवैधानिकता, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में संवैधानिकता ही हुआ। तो क्या हर एक संविधान संवैधानिक है? ये एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है। आप लोग सोचिएगा कि ये क्या प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि संविधान है तो संवैधानिक होगा, ये जवाब होगा, लेकिन नहीं। अब हम चलते हैं हिटलर के टाइम में, जर्मनी। तो हिटलर ने भी स्टेट को चलाने के लिए, जर्मनी को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। एक बुक लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलिए उसको, वहाँ के लिए, वो वहाँ का संविधान। तो क्या वो संवैधानिक था? आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बैठेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, वो संवैधानिक नहीं था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अभाव था। उस समय जर्मनी में जो इसके खिलाफ बोलता उसको फिर
सज़ा भुगतनी पड़ती, क्योंकि वो ऑथोरिटेरियन स्टेट था, मतलब हिटलर तानाशाह था, सब लोग जानते इस चीज़ को, छुपाने वाली बात नहीं है। तो संविधान संवैधानिक है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग जानेंगे? इसमें सिंपल बहुत ये नहीं है। इसमें सिंपल ये कहता है कि जहां कहीं भी शक्ति दी गई है किसी को भी, तो क्या उस शक्ति पर संतुलन है या नहीं, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस किस तरीके से, तो वो संविधान में देखेंगे हम। मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका जो कानून बनाती है, वो कंट्रोल में है कि नहीं, उस पर किसी तरह का चेक एंड बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बिल्कुल फ्री हैंड है, हिटलर वॉज फ्री हैंड, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं मुसोलिनी वॉज फ्री हैंड, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें संवैधानिकता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉज लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, क्या चेक एंड बैलेंस है कि पावर पे चेक एंड बैलेंस है, जो किसी को भी पावर दिया गया उस पर चेक एंड बैलेंस। जैसे पता है कि हाँ, चेक एंड बैलेंस क्या है सिस्टम का, कि अगर कोई पुलिस वाला बदमाशी कर रहा है तो कोर्ट्स आर देयर, उसके सीनियर ऑफिसर्स आर देयर, ठीक है, अलग अथॉरिटी है उसको देखने के लिए, कोई अपने मन का मर्जी का नहीं कर सकता, जैसा उसको चाहे वैसा कर ले। तो वो चेक एंड बैलेंस अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज देयर। अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अभाव है। कैसे? एक मतलब कोई, जैसे कि आप देखें कि मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, 15-20 रोज पहले कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था, कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ बदतमीजी की किसी जनरल पब्लिक के साथ और वीडियो वायरल हो गया, तो उनको तुरंत जो है इतना हंगामा हुआ कि उनको हटाया गया। तो ये हटाया गया तो इससे भाई क्या हुआ? इसलिए हटाया गया कि यही चेक एंड बैलेंस, ये एक बेहतर एग्जाम्पल है चेक एंड बैलेंस का। नमस्ते मंजीत जी। तो ये चेक एंड बैलेंस है कि नहीं, संवैधानिकता का ये सबसे वो है। क्योंकि एक लॉर्ड एक्टन हुआ करते थे, बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं, वो इंग्लैंड में हुआ करते थे, काफ़ी फेमस। उन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स, मतलब किसी को शक्ति दे दीजिए तो वो उसको भ्रष्टाचारी बना देता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और बिना रोक टोक का पावर, अगर पूरा पावर दे दिए उसको वो पूरा का पूरा जो है करप्ट हो जाएगा। इसलिए बोला गया कि पावर नीड्स टू बी चेक्ड एंड बैलेंस्ड। आपको पावर रहेगा, आप जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो लेजिस्लेचर में है, जो जुडिशरी में है, ऐसा थोड़ी है कि जुडिशरी में चेक एंड बैलेंस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज जो चाहे सो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर हाई कोर्ट्स आर देयर। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहते हैं। तो वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो उसको चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। तो चेक एंड बैलेंस इज ऑलवेज देयर। कोई ऐसे नहीं है कि जिसको जो मन में आएगा सो करेगा। यही एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी व्यवस्था यही है कि सारे चीज़ों को वहाँ पे जाके कर दिया गया, भाई आपका ये अधिकार क्षेत्र है, दिस इज द लाइन दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस, और क्रॉस करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। तो ये है, ये गवर्नमेंट को भी लिमिट करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट करता है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब क्या होगा? प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड गवर्नमेंट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट के भी कार्यों पे नज़र रहती है कि क्या ये डिफाइंड पावर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कि इनके पावर के बियॉन्ड है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के बियॉन्ड है। ये इन सब चीज़ों को देखना। और सबसे अहम बात, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ सिटीज़न, मतलब लोगों की जो विभिन्न प्रकार की आज़ादी है, आपकी पहनने की आज़ादी, आपकी पढ़ने की आज़ादी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोफेशन, काम करने की आज़ादी, ट्रैवल करने की आज़ादी, बिजनेस करने की आज़ादी, इन सारी आज़ादियों पर भी नज़र ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, ये एग्जाम्पल है, वो देता है कि एक संविधान का संवैधानिकता इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कितना क्या रिजिडनेस उसमें लगाते हैं।
तो थैंकफुली इन इंडिया, हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। एक आध अपवाद कुछ कुछ हो जाता है, उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। हम लोग उसकी बात करेंगे जो हमारे संविधान में प्रोवाइडेड है। तो हमारा संविधान पूरी तरह से संवैधानिक है। वो क्यों संवैधानिक है वो मैंने आपको बताया। अब जो है इसमें क्या क्या हो सकते हैं मेजर टेनेट्स क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, और आगे बात करें तो एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ हो। लिखे हुए से तात्पर्य ये है कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो किसी भी चीज़ को कभी भी लोग संविधान बना देंगे कि ये कन्वेंशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटन होता है तो एक डिफाइंड होता है कि दिस इज़, ये ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, इसके अंदर की चीज़ें ही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आएंगी। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसको ये पावर हो कि वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अगर चैलेंज किया जाता है तो वो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख सके, उसकी क्वालिटीज़ को देख सके और उसमें जा सके। तीसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के बारे में आगे मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। रूल ऑफ लॉ का सीधा मतलब होता है कानून का शासन। सेपरेशन ऑफ पावर मैंने बताया पहले, जैसे कि लेजिस्लेटिव का क्या काम है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अलग अलग काम। और सबसे अहम बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन का भी वो प्रावधान किया है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो भी एक संवैधानिक संविधान का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब सरकार जो है वो जिम्मेवार सरकार आप कह लें विशुद्ध हिंदी में। मतलब वो क्या होता है जिम्मेवार सरकार, कहने का मतलब है कि इलेक्शन का प्रोविज़न है। अगर आप जनता को ये लगती है कि सरकार गैर जिम्मेवार है तो इलेक्शन प्रोसेस के तहत जो है सरकारें बदली जाती हैं। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये कि राज्य का कुछ पावर रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर रहेगा। और राज्य मतलब बिहार राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और देश सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र, इनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कौन किस मामले में किसका क्या। जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेश संबंधित जो भी मामले हैं, डिफेंस के जो भी मामले हैं, ठीक है, ये सारे एकाधिकार क्षेत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट का। डिफेंस के मामले में स्टेट का कोई हक नहीं है। और विदेश वाले मामले में हाँ, पॉलिसी जब वहाँ बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पूरे देश में जो लोगों का इमोशन रहता है वो स्टेट असेंबलीज के तहत या बड़े बड़े लीडर्स सीएम के तहत, मीटिंग्स के तहत वहाँ तक कन्वे किया जाता है। वो एक बिल्कुल अलग बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब विकेंद्रीकरण। शक्ति कहीं एक जगह सन्निहित नहीं हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जैसे कि आप देखते हैं राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री हैं, फिर आपको ज़िला स्तर पे जिला पार्षद भी होते हैं, फिर जिला परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये मुखिया हैं गांव में, फिर पंचायत सदस्य हैं। तो ये क्या है, पावर का विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि एक जगह पे पावर को अगर सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए तो उससे क्या होता है कि ठीक से काम नहीं हो पाता है। और फ्रीडम, मैंने जो पहले बताया आपको कि फ्रीडम सबसे ज़बरदस्त यार्ड स्टिक किसी भी संविधान की संवैधानिकता को चेक करने का जो यार्ड स्टिक है वो है फ्रीडम। आप को कितनी आज़ादी मिली हुई है, राज्य के जो सिटीजन हैं उनको कितनी आज़ादी मिली हुई है। रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ में बेसिकली 3 चीज़ें। कानून का शासन किसे कहेंगे? पहला चीज़, कानून के सामने सब समान हो। आपका धर्म, जात, आपका स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक आप कितना पावरफुल है, ये सब मैटर नहीं करे। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष आप सब बराबर हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर,
मतलब किसी को मनमाना करने का, चाहे वो किसी भी पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो या फिर कोई अथॉरिटी हो या कोई इंसान हो, उसको मनमाना करने का हक नहीं प्राप्त हो। और इंडिविजुअल लिबर्टीज़, मतलब इंसान को अपना लिबर्टी हो कि वो क्या करना चाहता है, वो कहीं भी चाहे तो वो जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को छोड़ के, देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर रिस्ट्रिक्टेड। अब आप कहिए कि हमें जो है लिबर्टी है घूमने का, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर घुस जाएंगे, या फिर आप डिफेंस का जो कुछ एरियाज होता है जो कॉर्डन ऑफ रहता है उसमें आप नहीं जा सकते, तो वहाँ आपको नहीं जाना है। तो ये सब बातें होती हैं। तो ये आपको हो गया, आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी क्वालिटीज़ है जितना मैंने बताया आपको। और आई विल सजेस्ट, मैं बोलूँगा आप लोग को, चाहे आप जहाँ भी जिस प्रोफेशन में हो, आप पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। इट्स अ वेरी गुड बुक। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही लॉ के स्टूडेंट्स ही पढ़ें इसको, अदरवाइज़ भी जानना चाहिए भाई आप भारत का संविधान जिससे पूरा भारतवर्ष चल रहा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और एक्चुअली 3-4 साल तक इतने सारे पढ़े लिखे लोगों ने मिलकर क्या लिख दिया। पहली बात कि जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे। आप ये बात समझ लीजिए कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसके जितने भी सदस्य थे वो धुरंधर थे। चाहे वो मौलाना आज़ाद हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे वो कृपलानी हो। मतलब उस समय के वो सिर्फ अपने क्षेत्र के धुरंधर नहीं थे, मतलब उसमें मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट एकेडमिशियन, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो, ठीक है। ये सब लोग भी थे, नेहरू वगैरह, नेहरू जी जो थे वो आपको लॉ किए थे, बाहर से ही पढ़ा था, उनकी भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, मतलब जो भी हों, कृपलानी जी हों, BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ये सब लोग अपने अपने फील्ड के महारथी थे और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी थे। वाइडली एक्सेप्टेड इसलिए थे, कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में ये उस समय भारत के नेता थे, आज़ादी के नेता थे, ये लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो ये सर्वमान्य भी थे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो थी नहीं, एवरीथिंग वाज सेंटर्ड अराउंड द कांग्रेस। लेकिन उसका जो उस समय का जो ये था, बनावट था, हर तरह के लोग थे उसमें। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र के सब धुरंधर थे, और उन लोग देख रहे थे कि देश की दुर्दशा अगर है आज़ादी नहीं मिलने के कारण तो क्यों है, तो वो सारे लोग उसमें थे। दूसरा ये था कि उस समय जो वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट हुआ था, वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट क्या, अभी मैंने बात किया हिटलर और मुसोलिनी, आज से आप मतलब 70 साल पहले का हम लोग, वी कैनॉट इमेजिन इट। हम तो अभी जो देख रहे हैं वो बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड है, अभी आपसे हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन 70-80 साल पहले क्या रहा होगा, आज से 25 साल पहले हम लोगों ने देखा है क्या रहा है। तो मुसोलिनी का एरा ख़त्म हुआ, हिटलर का एरा ख़त्म हुआ, और उस समय जो है आप समझिए कि क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड वॉर 2, उसकी विभीषिका, ये सारी चीज़ों को देखा गया। और सबसे बड़ी बात, इतने वर्षों से जो लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी फ्रीडम स्ट्रगल की, तो लोगों के अपने एम्स थे, एस्पायरेशंस थे, पूरी जनता क्या चाह रही थी, भारतवर्ष क्या चाह रहा था, भारत के लिए क्या जरूरी था, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो आज़ादी के लड़ने वाले हमारे उस समय के नेता लोग थे,
उनको पता था। तो वो किताब जो पूरे भारतवर्ष को चलाने वाला था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी क्या पटकथा रही होगी, क्या परिकल्पना रही होगी लोगों की, कि उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि हम लोग मैक्सिमम कैटर कर सके। ये 3-4 चीज़ें थी जो बड़ा इम्पोर्टेंट है समय के हिसाब से। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज देयर, वर्ल्ड वॉर 2 वॉज देयर, मुसोलिनी वॉज देयर, भारत की अपनी आर्थिक तंगी, भारत की बदहाली, ये सब कुछ था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जो है संविधान का जो है लिखने का काम किया गया। और फिर मैंने पहले बताया कि 1787 ईस्वी में अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। ऑल्दो इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है उनका जितना हमारा है। कारण ये था कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी। 1787 में लिख रहे थे, 1947 में लिख रहे थे, तो हम लोगों के पास उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। दुनिया भर के संविधान से जो अच्छी चीज़ें मिल सकती थी वो हम लोगों ने लिया। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, वो लिया गया बिल ऑफ राइट्स से अमेरिका के। और संशोधन का जो प्रावधान था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित जो है ये जो प्रावधान भी था वो भी अमेरिका से ही लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, संसदीय प्रकार प्रणाली की जो सरकार होती है, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने यूके से लिया। वो समझा बुझा हुआ कंसेप्ट था और वो एक हद तक क्रियान्वित भी था इंडिया के अंदर। और मेजर पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया 1935 का, जो पहले से चल रहा था। आज उसके बहुत सारे प्रोविज़न आज भी वैलिड हैं। तो आप जब डिटेल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस आज भी बहुत सारे वैलिड है। और बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें यूके के पार्लियामेंट में देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या व्यवस्था थी। आज तक नहीं कर पाए हम लोग उसको। फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं, पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज वायलेशन की बात है, उससे संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में लिखा गया है कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखिए। और जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो यूके में कन्वेंशन है आप उसमें देखिए। तो ऑल्दो ठीक है, वो ब्रिटिशर्स हम लोगों के ऊपर रूल किए इतने वर्षों तक, लेकिन जो कुछ बात है वो मानने वाली है कि उनका एक सिस्टम था डेट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, और जिसका नतीजा हुआ कि इतना छोटा सा आइलैंड जो है पूरे वर्ल्ड को अपना उपनिवेश बनाया। थैंक यू चिट्टू भैया। पूरे वर्ल्ड को अपना उपनिवेश बनाया। तो जो उनकी अच्छी चीज़ें थी उससे इनकार नहीं किया सकती है। इतिहास जो भी रहा हो, उन लोगों ने जितना भी अत्याचार किया हो, लेकिन बहुत सारा आप आज भी आपके हमारे देश में जो है उनके एस्टैब्लिश सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसका बेस उन लोगों ने डाला था, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग आज तक चेंज नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1867 में आया था और आज तक वही का वही है। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हम लोग कर पाए। दे आर गुड इन डैट, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको एक्सेप्ट करने में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो डिफरेंट जगह से हम लोगों ने लिया अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने संविधान के लिए। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने लिया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? ये जो है हम लोगों ने लिया आयरलैंड से। ये भी यूके के पास का एक छोटा सा कंट्री है। उनके पास से हम लोगों ने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज करके। ये एक बजाबता चैप्टर है हमारे यहाँ, हमारे संविधान में।
और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली जो भी आज़ादी की लड़ाई के जो एम्स थे, एस्पायरेशंस थे कि भारत को आज़ाद कराना है, और भारत की जनता के लिए जो जो ख्वाब देखे गए थे, बुने गए थे कि इनकी गरीबी दूर करनी है, इनका स्टेटस, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठाना है, इनको एक अच्छा लाइफ देना है, ये सारा प्रावधान जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो है हम लोग अपने संविधान में डाले। और आप इसका नामकरण भी समझ लीजिए, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी, उसका डायरेक्शन किस दिशा में रहेगा, इसके लिए संविधान में बाकायदा प्रावधान कर दिया गया। बाकायदा एक चैप्टर है और काफी सारे अनुच्छेद दिए गए हैं कि आप जब भी कानून बनाएंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। इसमें एक आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें उसमें, फॉर एग्जांपल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी है, मतलब बराबर काम, जो काम का अगर स्तर बराबर है तो उनको आप बराबर की सैलरी देंगे। तो दीज आर द बेसिक फंडास भारतीय संविधान के बारे में। इतना जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी था उसको मैं कोशिश किया हूँ कि ये करूँ, शॉर्ट करके और आपके सामने रखूं। अभी मैं 1 मिनट में फिर वापस, जो मेन हमारा आज का टॉपिक था, प्रियम्बल, प्रस्तावना भारत का संविधान, उसकी बात करेंगे। और 395 आर्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रस्तावना को, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। अभी हम लोग प्रियम्बल पे आते हैं। अभिनव जी, आपका अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? Allow your viewers to request to join you as a guest in your broadcast. अप्रूव कर रहा हूं तो there is already a guest in this broadcast, मतलब आप हैं वहां पे? प्रियम्बल की बात करते हैं हम लोग। आप जानिए कि अब 1787 में अमेरिका ने बनाया, फिर कनाडा ने बनाया, जिसने भी बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना के बारे में शॉर्ट में मैं पहले ही बताया कि जब आपको किताब खरीदने जाएंगे ना, कोई भी अच्छी किताब कुछ भी लेते हैं, तो उसमें पहला पेज में एक प्रस्तावना रहता है। उसमें किताब के बारे में 1 पेज में पूरी किताब की कहानी लिखी रहती है, इन नर्सल की ये किस विषय पर है, इसमें किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है और क्या क्या चीजें डाली गई हैं। तो मैं बताता चलूं कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल नहीं है, बट हमारे यहाँ है। तो प्रियम्बल है क्या? बेसिकली प्रियम्बल अगर समझें, प्रस्तावना समझे संविधान की, तो ये समझ लीजिए कि बेसिकली संविधान का ये उद्देश्य बताता है, पर्पस बताता है कि क्यों है, आखिर ये संविधान क्यों लिखा गया। तो वो पर्पस बताता है हमारा प्रियम्बल। इसमें बेसिकली 3-4 चीज वो और बताता है। और वो क्या बताता है? पहला बताता है कि सोर्स, मतलब इस संविधान को किसने लिखा, हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से आया ये, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिन का। दूसरा, हु सैंक्शनड इट, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति कहां से मिलती है, किसने इसको अलाउ किया।
उसके बाद इसका जो राजनीतिक व्यवस्था होगा उसका प्रकार किस तरह का, प्रकृति किस तरह की रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है इसका गोल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन नट सेल विशुद्ध हिंदी में उद्देश्य क्या होगा, ये सारी बात। तो ये काफी गूढ़ चीज है बेसिकली। आप प्रियम्बल को ऐसे वो करके हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रियम्बल मैं बार बार कहता हूँ, मैं अर्लियर आज से अब तो काफी टाइम हो गया, 2006 वगैरह की बात है, 4 5 में दिल्ली में कहीं कहीं ये प्रिपरेशन जो करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, बीपीएससी यूपीएससी वाले, उनको ओकेजनली आई यूज्ड टू टीच दिस कॉन्स्टिट्यूशन आई लव। तो उनको मैं तभी बोला करता था कि तुम प्रियम्बल पढ़ लो अच्छे से, पूरा संविधान पढ़ लोगे। और एक्चुअली बात भी यही है कि पूरे संविधान की कहानी आपके प्रियम्बल में लिख दी गई है। ढंग से पढ़ा जाए तो प्रियम्बल में ही 8-10 घंटे का क्लास हो जाता है। खैर, तो ये बेसिकली संविधान का उद्देश्य बताता है। रविशंकर जी, स्वागत है आपका। ये क्या है, संविधान का आधार है, फंडामेंटल्स बोलिए, जिस पर आपका पूरा का पूरा संविधान बेस्ड है। पर्पस बताता है, इनएक्टिंग क्लॉज है। इनएक्टिंग क्लॉज इन द मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा इसको जो है कानून बनाया गया, एक तरह से आप ये कह लीजिए। इसमें अधिकार की बात की गई है, आपकी आजादी की बात की गई है, इसमें किस प्रकार का सरकार होगा, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसकी बात की गई है, और इसका सोर्स क्या होगा, मतलब ये कहां से आया ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई है। संविधान किस सोर्स से आया है इसकी बात की गई है। तो सॉवरेंटी जो बार बार वर्ड यूज किया था, संप्रभुता, ये किसके पास है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली सॉवरेन जो है पार्लियामेंट को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन यूके, हमारे यहाँ इसको लेके बड़ा इश्यूज है, लेकिन फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट कहती है हम लोग उसको मानते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि सॉवरेंटी बेसिकली लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से है अभी? तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब जैसे ही आप पहला पन्ना खोलेंगे, प्रस्तावना, आपको प्रियम्बल के नीचे आपको एक सेंटेंस स्टार्ट करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सिंपल सा बात है, इतने वर्षों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों ने अपनी जान दी, कितने कुर्बान हुए, अपनी पूरी जिंदगी लोगों की चली गई, काले पानी की सजा हुई। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के डेट में। हम बस उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनको टाइम टाइम पे याद करते रहते हैं, बस यही कर पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ऑल्दो कुछ और कर सकते कि पढ़ सकते हैं उनके बारे में, और पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये उन लोगों ने देखा था कि भाई स्ट्रगल, संघर्ष और सब कुछ करके, और उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, सो दे स्टार्टेड द प्रियम्बल को स्टार्ट किया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सॉवरेंटी जो है, संप्रभुता जो है, वो वी द पीपल से आती है, भारत के लोगों से आती है। तो अगर पार्लियामेंट भी सॉवरिन है तो वो इसलिए है क्योंकि वहां जो मेंबर्स भेजे जाते हैं इलेक्टेड, उसको कौन चुनता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली नटसेल जो भारत के लोग हैं उनमें संप्रभुता है, और इस बात को एस्टैब्लिश किया गया है हमारे संविधान में, और इसको मोहर लगाया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा। तो ये रहा। सॉवरेंटी का मतलब ये भी होता है कि बाहर किसी अथॉरिटी का हमारे ऊपर वो हस्तक्षेप नहीं, जो पहले कहा करता था यूके का। और हमें ताकत है, पावर टू लेजिस्लेट, हम अपना काम
हम अपना कानून खुद बना सकते हैं। डेमोक्रेटिक है हमारा कंट्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पूरा पहला लाइन है, 2004-5 में रटा हुआ है, अभी भी याद है। ठीक है, तो इसी में सारा कुछ है। उसके बाद कुछ बचता नहीं। उसके बाद वही लिबर्टी वगैरह की बात कही गई है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में डेमोक्रेटिक तो है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सबको पता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो वो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उसमें नहीं थे। इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, सोशलिस्ट को और सेक्युलर को। सोशलिस्ट इंडिया में सोशलिस्ट जोड़ने का औचित्य क्या था? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। तो समाजवाद बेसिकली बड़ा वाइडर कंसेप्ट है, इसको हम लोग लिमिटेड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। हम लोग प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को भी अलाउ करते हैं, गवर्नमेंट भी अपना कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की भी सोशलिस्ट बेसिकली गवर्नमेंट एक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स हो उनको रोकता नहीं है। लेकिन अब 1991 के बाद और अब के समय में और आगे भी हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अपने आप को निकाल रही है। तो वो जैसा मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं उसको, समय परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अमेंडमेंट जैसा समय का रिक्वायरमेंट रहा उस हिसाब से वो उसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो 42 अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट लाया गया। उसमें बेसिकली इंटेंशन ये था कि लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस मिले। इकोनॉमिक जस्टिस मिले मतलब, कहने का मतलब, इकोनॉमिक जस्टिस जब तक नहीं होगा तब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा, और इकोनॉमिक सोशल जस्टिस नहीं होगा तो पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होगा। कैसे कि अगर जब तक उसका आर्थिक स्तर नहीं उठेगा किसी इंसान का, तो समाज में सामाजिक न्याय भी उसको नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों जब मिल जाएगा उसको, मतलब समाज में सबके बराबरी में उठने बैठने लगे, सब में आपस में भाईचारा रहे, फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया गया हमारे प्रेम्बल में, तब जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर सकता है। मतलब फिर आप उसको राजनीतिक तौर पे आप अब उसको वोट देने का अधिकार दे दे, आप उसको इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार दे। ये सब चीज का औचित्य तभी रहता है जब वो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अप टू मार्क हो गया है, उसकी पेट भरी जा रही है, उसको अपना पूरा राइट है। आप बोलिए कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब आपको आजादी है बोलने की, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको 2 टाइम का खाना ही नहीं मिला है, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, बोल क्या पाएगा? आप उस वैसे फ्रीडम का करेंगे क्या? तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी इतने नामी गिरामी और पढ़े लिखे बिग शॉट लोग थे, उन लोगों ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा कि इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इज रिक्वायर्ड। वो कीजिए तो फिर पॉलिटिकल जस्टिस की बात कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों रिक्वायर्ड है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ये तीनों के बिना उत्थान नहीं हो सकता है। तो वो जहां से सोचते थे तो वो समाज के सबसे नीचे वाले आदमी की तरफ से सोचते थे, जो सबसे दबा कुचला है, वहां से सोचते थे। तो ये समझने की बात है, क्योंकि वी कैनॉट इमेजिन, हम लोग सोच नहीं सकते उस समय क्या स्थिति थी। आज की स्थिति देख के नहीं समझ में आता है, तो आज से 70-80 साल पहले क्या स्थिति रही होगी जब देश आजाद नहीं था। और आज के डेट में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। उस समय तो ब्रिटिशर्स थे, तो अकाल आता था और क्या होता था, महामारी आती थी, प्लेग एंड ऑल, और लोगों को, मतलब जो आज हम लोग खाने के आइटम में तो आजकल नहीं रहते, वी आर ईटिंग, मतलब हम लोग अच्छा खाते हैं, सब लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं। तो ये सब प्रोडक्शन कब बढ़ा है? 70s वगैरह में बढ़ा है। उस समय ये सब चीजें होती नहीं थी।
लोग खेसारी खाते थे, महुआ खाते थे, कुछ भी खा लेते थे, मतलब जो गरीबी का स्तर था। तो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या था? तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो ये सारे लोग इस चीज से अवेयर थे कि भाई हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हो, जो ये किताब लिखा जा रहा है, वो बेहतरीन हो, वो ऐसा हो कि हम लोग सभी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दे पाए। कहने के लिए लोग कहते हैं कि भाई संविधान ही बेकार बना। तो भाई मैं ये कहता हूं, या देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जिनका ये कहना होता है कि संविधान गलत नहीं बना है। संविधान क्या है? एक किताब मात्र है। किताब मात्र है मतलब इंस्टीट्यूशंस इन राइटिंग है, लिख दिया गया है। वो अपने आप काम नहीं करता, दे आर इनर्ट। किताब अपने चल के उठ के नहीं जाएगा, उसमें से निकल के नहीं बताएगा, उसको कराना पड़ेगा काम कराना पड़ेगा इन द सेंस, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज है, जिनके पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सब निर्धारित किए गए हैं, उनको समझना होगा, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ही सुंदर बना हुआ है, उसमें सबके इंटरेस्ट की बात कही गई है। मुस्लिम लीग के एक पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि उनका पाकिस्तान का डिमांड था, पार्टीशन का डिमांड था, वो चले गए अलग। एक सदाउल्ला साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये लर्नेड लोग थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनावट थी उसमें सारे जाति, सारे धर्म के लोग थे। मुस्लिम्स थे, 7 क्रिश्चियंस थे, 3 पारसी थे, जो मोटा मोटी मुझे कुछ कुछ याद है वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन इनका जो विजन था, कोई ऐसा नहीं था कि बिहार का, यूपी का, बंगाल का, अलग अलग लिमिटेड अपना सोच के जा रहा है। उनका पैन इंडिया, ऑल इंडिया विजन था कि किस राज्य की क्या समस्या है और पूरे भारतवर्ष में क्या समस्या है। क्योंकि भारत एक नया देश आ रहा था, निकल के आजाद हो रहा था, तो सारी समस्याएं उनको दिख रही थी। तो एक विजन था, क्यों लोग लड़ रहे थे इतने सालों से आजादी की लड़ाई। तो उस एम्स को, उस एस्पायरेशंस को, उस गोल्स को ध्यान में रख के इतना 3-4 साल तक बहस चला है रोज। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती थी, उस पर पूरा किताब है, जो अगर कोई पढ़ने बैठे तो हमको लगता है कि 4-5 साल उसको लग जाएगा उसको खत्म करने में। एक एक मेंबर ने क्या कहा, एक एक वर्ड पे, एक एक शब्द पे इतना बहस हुआ है, और सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर बल्लेबाज, एक्सपर्ट लोग। कौन सा वर्ड डाला जाए, कौन सा वर्ड नहीं डाला जाए, ये वर्ड क्यों डाला जाए। तो ये कहना है कि ये सारे के सारे एक्सपर्ट थे और सब अवेयर थे, सब जागरूक थे। आज तो बहुत इजी है, मैं पंखे के नीचे और ये वाईफाई की मदद से और ये ब्लूटूथ लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज से 70 साल, 80 साल पहले उन परिस्थितियों में, जब एक तो ब्रिटिशर्स जल्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, जब वो आ गए छोड़ने के लिए, उनका कुछ अलग प्लान था। आप जब पढ़ेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान इज देयर। वो कहते हैं कि भाई एक जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसका एक बनेगा संविधान, एक जो हिंदू बौद्ध क्षेत्र है उसका बनेगा, फिर एक जो मिक्स है वो बनेगा। तो वो अलग अलग, वो हिस्ट्री की बातें, इतिहास की बातें हैं, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ अपने आप को प्रियम्बल तक ही आज बांध के रखेंगे। तो सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा बेसिकली यही थी कि जितने रिसोर्सेज हैं राज्य के, मतलब देश के, राज्य इन द सेंस स्टेट या कंट्री, जो भी बोल लीजिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो, वितरण इस तरीके से हो कि सब में उसका हक बटे। तो रिसोर्सेज क्या हो सकते थे भैया, जैसे कि कोयला निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है, तो ये निकल रहा है तो मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबके लिए हो, किसी एक आदमी को मत दे दीजिए आप।
सोशलिस्ट जो 42 में जोड़ा गया, ये सोशलिस्ट का कंसेप्ट ये था, ना कि चाइना वाला कंसेप्ट था सोशलिज्म का। ठीक है, हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट सोशलिज्म नहीं चल रहा था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, आप जो भी बोलिए, कि एक ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था आज़ादी के समय, डेट वाज द कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस में ही अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग थे। ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट विचारधारा के भी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के भी लोग थे, हर तरह के लोग थे। लेकिन लोग चाहे भांति भांति प्रकार के रहे हों, लेकिन सबका एम और ऑब्जेक्टिव यही था। एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इस जो किताब लिखी जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, उसमें प्रावधान ऐसा करेंगे जो आने वाले जनरेशन्स इसको और अच्छे तरीके से चलाएं, और भारत का जो अपना स्थान है वो उसको हासिल कर सके। तो जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर मतलब हम लोग तो जब जितनी बार पढ़ते हर बार लगता है कि मतलब दे वर सिंपली ग्रेट। क्या क्या सोच रही होगी, क्या उनका स्तर रहा होगा पढ़ने का, क्या समझ रही होगी। और अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे वर्ड्स के लिए डिक्शनरी उलटना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या रहा होगा। तो इसमें बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब ये था कि दो लोगों के बीच जो कमाई का डिफरेंसेज है उसको कम करना है। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को रेज करना है। 2 जून की रोटी सबको मैसर हो, इज्जत की रोटी मैसर हो, राइट टू लाइफ बेसिक नीड है, जीने का अधिकार, राइट टू सेल्टर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ, राइट टू पेमेंट ड्वेलर्स, जो ठेले वाले हैं, हॉकर्स, खोमचे वाले हैं, सबका राइट डिसाइड कर दिया है, मतलब फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में। तो वो चल रहा है, वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो चीजें कहां से कहां आ गई, ये सारा प्रावधान, इसका बेस भी कहां से मिला? प्रियम्बल से। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस है, उसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। तो पेज, आप जैसे कि मैंने बताया, बुक का पहला पेज रहता है, तो ये भी प्रीफेस टाइप से है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ये डिसाइड नहीं होगा, ये संविधान का पार्ट नहीं है। बट केशवानंद भारती का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि आपका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, वो संविधान का ही पार्ट है, उससे अलग नहीं है। मतलब हम अगर, और संविधान के पार्ट को क्या बोला गया? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब लैटिन में एक टर्म है ग्रुंडनॉर्म। ग्रुंडनॉर्म मतलब बेसिक। कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली जाएंगी। तो वो बेसिक फीचर्स जो है वो केशवानंद भारती में डिसाइड हुआ कि सोशलिज्म जो है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ये सब चीजें नहीं बदली जाएंगी। ये बेसिक फीचर्स है, बेसिक टेनेट्स है, ये फाउंडेशन है, इसी पर इस देश की परिकल्पना की गई है। ये पूरा देश जो है इसी पर बेस्ड है। तो इसके साथ अगर आप संविधान में अमेंडमेंट करते, गुड, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बेसिक फीचर्स को अफेक्ट करेंगे तो वो कानून जो है वो गलत सिद्ध किया जाएगा, उसको गलत करार दिया जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये केशवानंद भारती में ही इन्होंने कह दिया। उसके बाद देयर वर सो मेनी रूलिंग्स, बहुत सारे केसेस अभी तक भी आते रहते हैं। उसमें बेसिक बहुत, दैट इज द ब्यूटी। मतलब वो एक न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का अपना एक ब्यूटी है। उसमें उन्होंने जजमेंट में काफी लंबे लंबे जजमेंट है, उसमें बहुत कुछ लिखा है इन लोगों ने, लेकिन उन्होंने निकाला है कि ये बेसिक फीचर्स है, ये इसी पर ही बेस्ड है सारा कुछ। आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सरकार हो। क्लियर कट उन्होंने कह दिया था। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब हमारे कंट्री में थोड़ा सा सेक्युलरिज्म को एक तो बेसिक फीचर है पहला चीज प्रियम्बल में। दूसरा, सेक्युलर का मतलब ये होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। संभव ही नहीं है, संभव भी नहीं था कि भारतवर्ष का अपना कोई रिलीजन होगा। सभी को एक नजर से देखा जाएगा, सारे रिलीजन, सारे धर्म को एक नजर से देखा जाएगा। सेक्युलरिज्म का ये कंसेप्ट था
क्योंकि ये इसकी जो बनावट है भारतवर्ष की, इतने सारे धर्म के, इतने सारी जाति के, इतने सारे भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, और इन सबसे मिलकर भारतवर्ष का निर्माण हुआ है कि आप इनको तोड़ नहीं सकते, इनको बाइफर्केट नहीं कर सकते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये सारा कंसेप्ट चलता रहा, ये फंडा चलता रहा। तो सेक्युलर का मतलब ये था कि सबको आप समान नजर से देखेंगे, एक नजर से देखेंगे, सभी धर्मों के प्रति आपका व्यवहार जो है वो प्रेम भरा रहेगा, आप किसी का विरोध नहीं करेंगे, ना ही किसी के सपोर्ट में जाएंगे। बेसिकली ये रादर इक्वल ट्रीटमेंट है, ठीक है। जरूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को क्या बोलते हैं, कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता है तो स्टेट ऑथोरिटीज आर देयर उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये किसी के सपोर्ट में कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली ये होता है कि स्टेट के लिए सारे रिलीजन्स इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट है अपने कंट्री में, ठीक है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात मैंने कही थी। अब जो है वेलफेयर स्टेट है, हमें पता है, कल्याणकारी राज्य है। वी आर नॉट ओनली ए पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का कंसेप्ट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ। आप भाई लोग जो लोग लगातार सुन रहे थे, धन्यवाद आप लोगों का। बताएंगे लोग कैसा लगा, सो डैट कि हम वॉइस ऑफ मोतिहारी की तरफ से हम लोग आगे भी जो है इस तरह का कुछ प्लान करेंगे, और थोड़ा शॉर्ट करके और डेलिबरेटिव इसको कुछ टॉपिक्स पे बात करें। हमारा उद्देश्य ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करें, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता। ऑल्दो ये वीडियो तो यहाँ पे पेज पे रहेगा ही, वो लोग देखेंगे, लेकिन एजुकेटिव टाइप से मेरा ये है। स्टूडेंट्स के अलावा जनरल पब्लिक भी उनको जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि भाई आपका देश का संविधान जो है जिससे आपका पूरा देश चल रहा है वो एक्चुअली है क्या, किस चिड़िया का नाम ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी सीरीज में मैंने आज स्टार्ट किया है, और अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे, देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो हर सप्ताह में इधर सैटरडे या फिर संडे को 1-2 घंटे का लेक्चर कह लें आप इसको, या फिर क्या बोलेंगे इसको, एजुकेटिव, या बोल लीजिए कि इंटरेक्शन जो है वो चलता रहेगा। और जानना चाहिए सभी को, संविधान पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। पढ़िए, सेफ रहिए, खुश रहिए, और सबको खुश रखिए, कंपैशनेट रहिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, और सब लोग अच्छे से रहिए। वॉइस ऑफ मोतिहारी से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप तमाम मोतिहारी के लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।